मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने या किसी टेक्नीशियन ने? स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचें और मुझे लाज़मी बताइएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 1 सिंध बोर्ड। आपको पता है कि 2025 के जो पेपर्स हुए थे उन पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हुए थे कि इस तरह से तो हमने क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं की। तो आपको बताते चले कि रट्टा सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। अब सिंध बोर्ड ने नेशनल बोर्ड के साथ आप कह लें कि कोलैबोरेट किया है या आप कह लें कि अलाइनमेंट की है या सेम वैसा सिलेबस बनाने की ट्राई की है। मतलब कि अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। आपको सिंध बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको हर चैप्टर में वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। आप डायरेक्ट यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सिंध बोर्ड का ये होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर जाकर आप करिकुलम पर क्लिक करेंगे तो सिंध करिकुलम को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम देखते हैं तो कि मैं फिज़िक्स स्टार्ट आपको करवा रहा हूँ। 9th क्लास की फिज़िक्स है, तो हम 9th क्लास फिज़िक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या-क्या टॉपिक्स गिवन हैं जिनको हमें स्टडी करना है। ये 9th क्लास फिज़िक्स है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके अब यहाँ पर सिंध बोर्ड ने कितनी चेंजेस की, कौन-कौन से टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर दिया गया है। हम उन्हीं टॉपिक्स को ही सिर्फ स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही उन टॉपिक्स के सारे जो डाटा गिवन था उनको हमारी बुक में मेंशन कर लिया है। आप भी करना चाहते हैं या कन्फर्म करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस जिसका नाम दिया गया है। इसमें ये टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। सिंध बोर्ड इन्हीं में से क्वेश्चन, एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो मटेरियल भी आपका बनेगा इन्हीं में से ही बनेगा। तो आपकी इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। आपकी बुक में जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें जो आपके यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई तो आप उनकी स्टडी नहीं करेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हम 9th क्लास फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का हमारा फर्स्ट आज लेक्चर है। मैंने स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन रखा था जो कंसेप्ट बेस्ड था, उसका आंसर देता चलूँ। बेसिकली क्या है कि मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए कोलैबोरेशन होती है। ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं, यानी एक साइंस से काम नहीं चलता, सारी साइंसेज ही कंबाइन होती हैं आपस में, फिर ही जाकर बनता है। लाइक साइंटिस्ट ने सोचा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद फिजिकली उनको कंट्रोल करने के लिए उनका मैप इंजीनियर ने बनाया और उसके बाद एक डिवाइस बनाई, जिससे किसने बनाई, टेक्नीशियन ने एक डिवाइस बनाई। एक आप कह लें कि एक प्रोटोटाइप एक आपके सामने डिवाइस रखी जिसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं और उसमें वो सारी चीज़ों को कंबाइन किया गया। तो ये एक नहीं 3 लोगों ने, ये तो 3 लोग तो मैंने कहे हैं, बहुत साइंटिस्ट की टीम्स होती हैं यहाँ पर जो डिफरेंट एरिया से आते हैं और वो मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। कोई भी डिस्कवरी हो रही हो वो सिर्फ एक साइंटिस्ट या टेक्नीशियन या इंजीनियर का काम नहीं होता, सब आपस में मिलकर करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे एसएलओ पर, वो है डिस्क्राइब फिजिक्स एज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल कनेक्शन एंड इंट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर आप फिजिक्स को एक्सप्लेन करें, बताइए कि फिजिक्स तो है ये म्यूचुअल कनेक्शन है मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम का। इस चीज़ को मैं आपको ज़रा एनिमेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। चलें जी, यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर है। देखिए ये सॉलिड फॉर्म में है। क्या चीज़ है ये नियॉन गैस है। मैं वाटर पर चलता हूँ। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं। अगर मैं इसको लिक्विड फॉर्म में देखना चाहूँ तो ये लिक्विड फॉर्म में ये हैं और उसके बाद अगर गैस फॉर्म में देखूँ, ये गैस फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि क्या स्पेस, टाइम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कह लें, क्या ये आपस में इंटर रिलेट करती हैं? क्या एक चीज़ के चेंज करने से दूसरी चीज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं? तो हम ये गैस फॉर्म में है, चलें इसको थोड़ा-सा और प्रॉपर विजुअल फॉर्म में हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब एक चीज़ को मैं चेंज करूँगा तो देखते हैं कि इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लाइक मैं सबसे पहले हीट, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैंने हीट प्रोवाइड करना शुरू की। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए इसके थर्मामीटर में इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 31 केल्विन है। आप देखिए ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और अब आप वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। ये नियॉन के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं वाटर मॉलिक्यूल्स पर वापस चलता हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जैसे-जैसे हीट प्रोवाइड की जा रही है, अब देखिए इनमें क्या चेंजेज़ आ रही है। हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, इनके मॉलिक्यूल्स, इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, यानी ये सॉलिड से लिक्विड, अगर लिक्विड में थे तो उससे गैस में कन्वर्ट हो गए। चलिए हम ये काम नहीं करते, हम कोई और काम करते हैं। इसमें वापस सॉलिड फॉर्म में है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैं इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा।
यहाँ पर ये इंक्रीज होता चला जा रहा है और आप देखिए ये सॉलिड फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि मैंने इनका प्रेशर चेंज किया तो क्या हुआ, इनकी फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गई। इससे हम एक और चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पर इसका वॉल्यूम है, अगर इसका मैं वॉल्यूम कम करना शुरू करूँ, ये वॉल्यूम में इसका कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम करने से भी इनके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आती है। अगर मैं वापस चला जाऊँ इस पर, सॉलिड फॉर्म में था, अब मैं इसका वॉल्यूम ज़रा कम करता हूँ, वॉल्यूम कम करूँगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन खो देंगे। अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में चले गए हैं वापस, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में थे। तो यहाँ से पता चलता है कि सारी की सारी ये स्पेस, टाइम, एनर्जी, फिजिकल स्टेट, ये आपस में इंटर रिलेट करती है। एक चीज़ के इफेक्ट करने से दूसरी चीज़ इफेक्ट होती है। इन्हीं फिजिकल फिनोमिनाज को जब स्टडी किया जाता है तो इसी को ही फिजिक्स कहा जाता है। गैसेस में याद रखें इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। अगर हम इसका वॉल्यूम कम करते जाएं, यानी प्रेशर इंक्रीज करते जाएं तो लास्ट में ये होता है ये। खैर चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। ओके, तो सबसे पहला था फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को, स्पेस को, टाइम को और उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसको स्टडी किया जाता है। सिर्फ बस इतना ही आपको बताना है। याद रखिए फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। तो आपको प्रिपेयर करना, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी टॉपिक दिया गया है एसएलओ शीट पर, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है, उससे रिलेटेड चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। उसमें से आपके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन चीज़ वही पूछी जाएगी। बस आपको समझना, आपने अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन बन जाए आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो। शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हुए आंसर के साथ हमेशा याद रखिएगा एग्जाम्पल जरूर लिखें पूरे मार्क्स लेने के लिए। दूसरी चीज़, अब आपको जो आंसर लिखना है वो बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं भरनी, डेट लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन्स, इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एग्जामिनर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा होगा, वो ये नहीं देख रहा होगा कि स्टूडेंट में लिखने की पावर कितनी ज़्यादा है, कितनी राइटिंग अच्छी है, कितनी स्पीड से लिखता है। आपने क्या बताया है वहाँ पर 1.5-2 लाइनों में, मेन चीज़ यही है, और साथ आपने एग्जाम्पल देनी है, आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था, फिजिक्स किसे कहते हैं हमने देख लिया कि इंटर रिलेट करती हैं डिफरेंट चीज़ें, इसी को फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्रांचेस बताएं। आपकी एसएलओ शीट पर टोटल 16 ब्रांचेस गिवन है, वो 16 की 16 मैंने यहाँ पर आपकी बुक पर लिख दी हैं, लाइक बायोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपकी बुक में पहले भी ये लिखी हुई थी, लेकिन एक तो उनकी अरेंजमेंट थोड़ी इससे अलग थी और कुछ मिसिंग थी, जैसे ये ऑप्टिक्स है, साउंड है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, यही है। वहाँ पर कुछ वो 1 2 3 सिर्फ हैं जो चेंज है, बाकी सारी यही हैं। मैंने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखी हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखी हैं जैसे कि आपके एसएलओ शीट पर थी। चलिए हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इनमें भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है या फिर इनमें आपसे शॉर्ट इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आपने एक एग्जांपल देनी है और इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स किसे कहते हैं, आपने इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे ही नाम आपके सामने आए बायोफिजिक्स, आपको पता होगा इसमें होता क्या है, यही मेन चीज़ है, यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिजिक्स के लॉज को यूज करते हैं ये देखने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, उनके फंक्शन कैसे होते हैं। साइंस की मेन ब्रांचेज हैं, जो बिल्कुल बेसिक ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, वही फिजिक्स है। बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है, लेकिन हम मैटर है क्या, फिजिकली अपेयर कैसे होता है, दिखता कैसे है, उस चीज़ को हम फिजिक्स कहते हैं। बायोफिजिक्स जहाँ पर बायोलॉजी और फिजिक्स को मिला दिया जाए, यानी कि लिविंग थिंग में लिविंग थिंग के फंक्शंस कैसे काम करते हैं। इसके सिंपल आपको अगर एग्जांपल दूं, हमारा हार्ट है, ये क्या कर रहा होता है, ब्लड पंप कर रहा होता है। इसमें एक फिजिकल मैकेनिज्म हो रहा होता है, एक मैकेनिकल फोर्स लग रही होती है, हार्ट जो पंप कर रहा होता है। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो लिविंग थिंग को स्टडी कर रहे हैं हम, और उसमें फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि हार्ट कैसे पंप कर रहा है, यही बायोफिजिक्स है। देन नेक्स्ट वन है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, द ऑब्जर्वेशन स्टडी ऑफ ऑल। अच्छा, इसमें मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, वैसे इंग्लिश में तो आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, डिफरेंट स्टार्स की फिजिकल अपेयरेंस को देखा जाता है। प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, कॉमेट्स हैं, नेबुलाज हैं, इनको देखा जाता है कि ये कितनी दूर है हमसे, किस तरह के दिखते हैं, इनकी फिजिकल अपेयरेंस क्या है। इन चीज़ों की जब स्टडी करते हैं इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। देन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स सब डिवीजन है एस्ट्रोनॉमी की। सब डिवीजन का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, स्टार्स को, प्लैनेट्स को, कॉमेट्स को, फिजिकल अपेयरेंस देखते हैं, लेकिन इसमें एस्ट्रोफिजिक्स में जाकर हम उनकी प्रॉपर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वो स्टार्स बने कैसे थे, गैलेक्सीज बने कैसे थे, और वो कब डाई हुए,
मरे कब, खत्म कब हुए, कैसे खत्म हुए, कितनी लंबी उनकी जिंदगी थी, इनको हम एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में अब तक आपको क्लियर हो गया कि एस्ट्रोफिजिक्स में आप किसी गैलेक्सीज की, हमारे सोलर सिस्टम की किसी की एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी थोड़ा और वास्ट है, यानी आप अगर देखते जाएं, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी था, एस्ट्रोनॉमी में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ स्टार्स को देख रहे थे। नेक्स्ट वन है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें हम उनकी प्रॉपर वर्किंग देख रहे हैं और थोड़ा सा और उसको वास्ट कर दिया हमने। फिर आता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम अपने पूरे यूनिवर्स को देखते हैं, हमारे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या क्या एवोल्यूशन हो रही है इसमें, और हमारा इंटायर यूनिवर्स कब बना, कैसे बना और आखिरकार ये खत्म कब होगा। इसको हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी, उसका नाम, इसके एग्जांपल बिग बैंग थ्योरी। आपको पता है बिग बैंग थ्योरी से पहले ये थ्योरी दी गई थी कि ये दुनिया कहीं ना कहीं कोई बनी है, किसी न किसी टाइम पे बनी है, मिलियन बिलियन या ट्रिलियन ईयर्स पहले बनी है। ये नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आई है। इसके लिए हबल ने एक टेलीस्कोप बनाई थी, जिसमें इसीलिए उसका नाम भी हबल टेलीस्कोप रख दिया गया। उस टेलीस्कोप में उसने कहा था कि अगर ये दुनिया कभी ना कभी बनी है, यानी एक धमाका हुआ है, यही कहा जाता है ना बिग बैंग थ्योरी में, तो एक धमाका हुआ था। उसने कहा अगर एक धमाका हुआ तो उसके कुछ ना कुछ रेज, रेडिएशन अभी भी एग्जिस्ट करती रहनी चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर एक और आपको चीज बता दूं कि फिजिक्स में या साइंस में हम सिर्फ वही चीजें पढ़ते हैं जो टेस्टेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कहता है कि जिन एक चेयर को उठाकर आगे रख रहा है, दूसरे बंदे को कहता है आप इसको टेस्ट करें, अब जिनको तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना जिससे टेस्ट किया जा सके, तो ये साइंस में नहीं आती चीज। साइंस में तो वही चीजें आती जो टेस्टेबल हो, जिनको टेस्ट किया जा सके। अब यहाँ पर इसको टेस्ट किया जा सकता था, उसने हबल ने एक टेलीस्कोप बनाई और उसमें देखा गया प्रॉपर वाकई ही रेडिएशन थी, जिससे पता चला कि हाँ, ये यूनिवर्स कभी ना कभी बना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में क्या करते हैं हम, हीट, टेम्परेचर, इनकी स्टडी करते हैं और थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कैसी होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। लाइक आप एक आयरन रॉड लें, एक साइड पे उसको आग पर रखें, कैसे दूसरी साइड पे उसकी गर्म हो जाती है, इसको हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं। देन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट को, लाइट के बिहेवियर देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और उनमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। इसकी प्रॉपर स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। साइंस की, फिजिक्स की जिस ब्रांच में इसको स्टडी किया जाता है उसको ऑप्टिक्स का नाम दिया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑप्टिकल फाइबर है, जिससे वाईफाई नेटवर्क स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि लाइट को यूज़ किया जाता है सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए। और दूसरा कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, यानी आपके जो ये नज़र के चश्मे होते हैं, पहनते हैं, इनके पहनने बगैर थोड़ा धुंधला नज़र आता है, क्लियर नज़र नहीं आता कुछ लोगों को। ये लगाने के बाद प्रॉपर सही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों फिजिक्स के ऑप्टिक्स की ब्रांच की दोनों एग्जांपल्स हैं। देन आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक में हम न्यूटन को स्टडी करते हैं। आपको याद होगा न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए थे। इसमें हम ग्रेविटी, हम चीज़ों को देखते हैं, उनकी मूवमेंट को देखते हैं, उनकी स्पीड को स्टडी करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, याद रखना अकॉर्डिंग टू न्यूटन। साइंस में दो ही चीज़ें हैं, दो ही साइंटिस्ट हैं मेन, जिनके नाम है न्यूटन या आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने थोड़ी एडवांस चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि न्यूटन की थ्योरी को थोड़ा सा आप कह लें कि उससे अलग होकर सोचने पर मजबूर करती हैं। लाइक मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो न्यूटन ने ये कहा था कि टाइम एग्जिस्ट करता है, यानी टाइम पूरे हमारे यूनिवर्स के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे साथ है, यहाँ पर हमारी दुनिया में या हमारे इस प्लानिट पर गुजर रहा है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था नहीं, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के उससे ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका जो वेट है, उसका जो मास है, वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और उसका मास उसका मैक्सिमम हो जाएगा और उसके लिए टाइम स्लो होगा। यानी हमारे लिए या टाइम स्लो होगा या उसके लिए टाइम फास्ट हो जाएगा, यानी टाइम चेंज हो जाएगा उसके लिए। लाइक इसकी सिंपल आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ लें कि हम एक इस प्लानिट अर्थ पर हैं, अगर कोई और किसी और प्लानिट पर हो, लाइक मार्स पर हो, और मार्स की स्पीड हमसे डबल हो या हमसे चेंज हो, तो मे बी यहाँ पर एक बंदा 20 साल का हुआ है, इतने टाइम में वहाँ पर एक बंदा सिर्फ 10 साल का हो, तो उसके लिए टाइम अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे लिए अलग तरीके से। इस चीज़ को आकर क्लियर किया है आइंस्टाइन ने। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन को स्टडी करते हैं, यानी कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं एवरीडे लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मैटर का अनयूजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि सब एटॉमिक स्केल पर लाइट कैसे बिहेव करती है, क्या वो पार्टिकल्स हैं, क्या वो वेव की फॉर्म में है। सिंपल वे में आप बस ये याद रखें इसका कि हम मैटर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि मैटर किस फॉर्म में पाया जाता है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। देन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक का मतलब यह है रिलेटिविटी, यानी रिलेट करते हैं चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ। यही चीज़ आइंस्टाइन ने कही थी, आप इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। आइंस्टाइन ने यह कहा था कि भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आप किसी न किसी रेफरेंस से बात कर सकते हैं, यानी हम इस प्लानिट अर्थ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, हम विद रेफरेंस कहेंगे। हम ऐसे नहीं, जैसे इसकी और ज़रा क्लियर करके आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, आपके साथ कोई बंदा रेस्ट कर रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है। अगर कोई बंदा किसी और प्लानिट से उसको देख रहा है, हमारा प्लानिट तो मूव कर रहा है, वो उसको नहीं कहेगा कि वो रेस्ट में है।
उसके लिए अलग सी मूवमेंट होगी। लेकिन एक थर्ड प्लैनेट पर एक और बंदा बैठा है, उसके लिए वो सेकंड फर्स्ट प्लैनेट वाला और हम दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग होगी। अब वो अपने रेफरेंस से बात करेगा कि अकॉर्डिंग टू मी ये मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी ये रेस्ट में है। इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक, यानी रिलेशन के साथ आपको बताना होता है। ऑब्जेक्ट्स की मोशन जो कि एक्सट्रीम स्पीड या लाइट ऑफ स्पीड से मूव करती हैं। इससे पहले न्यूटन ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट तक कोई चीज़ पहुंच नहीं सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस बंदे का कहना, आइंस्टाइन जिसने एडवांस फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इसने ये बताया कि चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे भी मूव करवाया जा सकता है, कम से कम इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो इसकी मैं सिंपल अगर एक्सप्लेनेशन करूँ तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग एट और नियर द एक्सट्रीम स्पीड ऑफ लाइट, जो को बिल्कुल ही या तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है या बिल्कुल उसके करीब करीब मूव कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। नाम से पता चल रहा है, इसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, देखते हैं उसके पास कंपोनेंट्स क्या क्या है, न्यूक्लियस के पास उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस एटम के पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, उनको हम कैसे तोड़ सकते हैं। न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है ये चीज़ें। न्यूक्लियर फिशन मतलब कि हम एटम को ब्रेक करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट कर देते हैं, और फ्यूजन का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वापस लाकर फिर से एटम बना देते हैं। ये फिशन और फ्यूजन पार्टिकल फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। देन आता पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में याद रखना, देखने में न्यूक्लियर फिजिक्स जैसा ही लगता है, हम इसमें पार्टिकल को स्टडी करते हैं। सब पार्टिकल्स लाइक इनडिविजिबल पार्टिकल। आज से पहले यही समझा जाता था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जाता। लेकिन बाद में हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी कुछ क्वार्क्स हैं, कुछ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के और भी एलिमेंट्स हैं, उन तक वो है इनडिविजिबल। वहां तक जाकर जब स्टडी की जाती है तो इनको पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की जिस ब्रांच में ये स्टडी की जाती है उसको पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। ये भी आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा। अगर इनमें से कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो या किसी टॉपिक में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँ, मैं ये पूरी आपकी बुक कंप्लीट करवाऊंगा। 1 बाय 1 चैप्टर लेकर चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सिन एसएलओ ही हम इनको स्टडी करेंगे। चैप्टर के लास्ट में हम जितने भी मैक्सिमम जिस तरह के हमें लगेंगे कि इस तरह बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, आप गेस्ट पेपर उनको कह दें वो बनाएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं। देखते हैं हम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पर फोर्सेस कैसे अकर करती है, फोर्सेस कैसे प्रोड्यूस हो जाती हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे आ जाती हैं, या कहीं पर मैग्नेटिक फोर्सेस हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैसे आ जाती हैं। मोटर को कैसे हम मूव करते हैं, जनरेटर को तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है या प्रोड्यूस होती है, या मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो किस तरीके से आगे मूव करना शुरू कर देता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। देन एक्वेस्टिक है, एक्वेस्टिक में हम साउंड वेव को देखते हैं। साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं, साउंड वेव को डिस्ट्रॉय या खत्म कैसे किया जाता है, साउंड वेव को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, इनके डिफरेंट वेज कौन से ट्रांसफर करने के, इसको हम स्टडी करते हैं एक्वेस्टिक में। देन है हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स का मतलब ये है, सिंपल अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, फिजिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप पेपर वर्क पर नहीं कर सकते। इसकी एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं यहाँ पर, तो बहुत सी फिजिकल इक्वेशंस है जिनको पेपर पर सॉल्व नहीं किया जा सकता। डिफरेंट गैलेक्सीज, उनका मैप बनाना, मैप जनरेट करना, वो एक सिंपल वर्क पेपर वर्क पर नहीं किया जा सकता। उसके लिए कंप्यूटेशनल या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो फिजिक्स में जहाँ पर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उसको कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहते हैं। कंप्यूटर कोड और न्यूमेरिकल एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है ताकि फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स फिजिकल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके, इसको कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहते हैं। देन है जियो फिजिक्स। जियो मतलब अर्थ, इसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं, देखते हैं कि अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, किस तरह की इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी को जियो फिजिक्स कहते हैं। देन हमारा लास्ट है आज का क्लाइमेट फिजिक्स। क्लाइमेट फिजिक्स भी फिजिक्स इसी जियो फिजिक्स की तरह ही है, बस याद रखें जियो फिजिक्स में हम अर्थ को स्टडी करते हैं, क्लाइमेट में हम एटमोसफेयर को, हमारी अर्थ के ऊपर का जो है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। वेदर कैसे बनता है, बारिश कैसे आती है, तूफान कैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्लाइमेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आप देख लें, इसमें डायनामिक और थर्मोडायनामिक दोनों को कंबाइन किया जाता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है, जिससे हमें डेली रूटीन की जो स्टडी होती है उसको हम वेदर कहते हैं। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं कि किसी भी कंट्री की क्लाइमेट क्या है, लाइक पाकिस्तान की क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट मतलब एक साल में कितना मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ कब होती हैं, कितनी रहती हैं, सर्दियाँ कब होती हैं, कितनी रहती हैं, बारिशें कहाँ पर कितनी ज़्यादा होती हैं, इसको हम क्लाइमेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट एसएलओ कवर करेंगे।